नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्कूलों पर जन सुनवाई आज भी जारी है। गुजरात सरकार ने तो बाकायदा कानून बनाकर नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अधिकतम फीस की सीमा तय की है। दिल्ली सरकार ने भी फीस तय करने के लिए नियामक संस्था बनाने की पहल की है, मगर मंजूरी नहीं मिली है। यूपी सरकार के भीतर भी स्कूलों की फीस को लेकर सक्रियता दिख रही है। इंदौर में माता पिता संघ ने एक फेसबुक पेज बनाया है। इस पेज पर 1800 लाइक्स हैं और इस पर लिखा है कि अगर आप स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं और सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं तो इंदौर पेरेंट्स एसोसिएशन इस लड़ाई में आपके साथ है। आप आगे आइए। हमें बस सरकार को एहसास कराना होगा कि अब बस हुआ, स्कूलों से साठ गांठ बंद करो और जो फीस रेगुलेशन का कानून तैयार होकर मुख्यमंत्री जी की टेबल पर दबा पड़ा है उसे जल्द से जल्द लागू करें। 8 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था, ऐसा इंटरनेट से पता चला है। हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इंटरनेट में ही सर्च किया तो पता चला कि सरकार जल्द कानून बनाने की बात भी कर रही है पिछले 7-8 साल से। इन सब बातों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारें इस मामले में कार्रवाई कर जनता में अपनी छवि बना सकती हैं। भले ही अब तक पब्लिक की लड़ाई का नतीजा नहीं निकल रहा हो, मगर ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि कुछ हो सकता है। प्राइम टाइम की जन सुनवाई में सिर्फ माता पिता का पक्ष रखा जाएगा, स्कूल और सरकार के प्रतिनिधि इसमें नहीं होंगे शुरुआती चरण में। इसलिए हमने अनुरोध किया है कि स्कूल का बिना नाम लिए और व्यक्तिगत आरोप लगाए, जिसका हम शो में उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, अपनी बात कहते चलें, समस्या बताएं, ताकि सरकारों को लगे कि इस तरह के अनेक मामलों में जनता किस तरह से परेशान की जा रही है। कई बार परेशान माता पिता बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, मगर फिर भी इन परेशान आत्माओं की पुकार सुनी जानी चाहिए। बेशक कई प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने अच्छे मूल्य और शिक्षा का मानदंड कायम किया है। शायद इन्हीं अच्छे स्कूलों के नाम और ब्रांडिंग का फायदा उठाकर देश के कस्बों में पब्लिक स्कूल खुल गए हैं और अनाप शनाप फीस ले रहे हैं। इसलिए चंद अच्छे प्राइवेट स्कूलों का लाभ उनके नाम पर या उनके बहाने प्राइवेट स्कूलों को दुकान बनाकर चला रहे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। गुरुवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय के सामने अभिभावकों ने फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया है। कई स्कूलों के अभिभावक इसमें शामिल हुए हैं। हंगामा होता देख पुलिस ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। इस तरह के प्रदर्शन गौतम बुद्ध नगर में भी हुए हैं। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से पैनल से मुलाकात की गाजियाबाद में और कहा कि अगर स्कूल नहीं माने तो उनकी एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी पिंटू तोमर ने बताया कि 12 स्कूलों के खिलाफ प्रशासन को शिकायतें मिली हैं। प्रशासन ने कुछ स्कूलों को नोटिस भी भेजा है। जो स्कूल इसका जवाब नहीं देगा उनकी मान्यता समाप्त करने की सिफारिश सीबीएसई से की जाएगी, क्योंकि मान्यता के मामले में सीबीएसई ही फैसला लेती है। स्कूलों के बाहर होने वाले प्रदर्शन अब जिला मुख्यालयों तक पहुंच गए हैं। स्कूल्स की हमें समय समय पे शिकायतें आ रही हैं, उन सब को हम यहाँ से नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब नहीं देने पे अब उनको अंतिम अवसर दिया गया है और जो जवाब अब नहीं दे रहे हैं उन संबंधित स्कूलों के खिलाफ में उनकी एनओसी की संस्तुति करते हुए कि विड्रॉ कर लिया जाए, इन सब की मान्यता रद्द करने की संस्तुति करते हुए शासन को भी प्रेषित किया जा रहा है। कानपुर में भी सेल्स टैक्स विभाग ने एक स्कूल में छापा मारा। स्कूल पर यूनिफॉर्म और किताबें अधिक दाम पर बेचने के आरोप थे। हमने सेल्स टैक्स अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि स्कूल के गोदामों में किताबों और नोटबुक्स मिले हैं। किताबों पर दाम लिखे थे मगर नोटबुक पर दाम नहीं लिखे थे। तो क्या स्कूल अपनी तरह से दाम का स्टिकर चिपका कर मनमानी करना चाहते हैं? बुक कॉर्नर के कर्मचारी ने कहा कि उसका कहीं पे कोई गोदाम नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर गोदाम पाया गया है, माल भी पाया गया है। हमने पूरा माल रोक दिया है, डिटेन कर दिया है। अब ये लोग आएंगे, उसका सत्यापन कराएंगे, फिर देखा जाएगा। उसमें कुछ चूक है? हाँ, निश्चित रूप से। जैसा कि बुक कॉर्नर ने अपने गोदाम को इसको डिक्लेयर नहीं किया है, इसके बावजूद यहाँ गोदाम बनाए हुए हैं और बिक्री कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अवैध गतिविधि है। किताबों के ऊपर रेट है लेकिन कापियों पे कोई रेट नहीं है। आज की जन सुनवाई में हम किताबों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि उसी पर केंद्रित रहे। बात फिर और आगे भी जा सकती है। ज्यादातर माँ बाप की शिकायत रहती है कि स्कूल अपने भीतर की दुकान या बाहर की तय दुकान, उधर से भी फिक्स होता है कि उसी दुकान से लेना है, किताब खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 फरवरी 2017 की एक रिपोर्ट है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ था कि सीबीएसई के स्कूलों को 2017-18 के सत्रों से एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाना होगा। कई स्कूल और माता पिता ने शिकायत की थी कि एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं। माता पिता का कहना है कि एनसीईआरटी
की किताबें ना होने के कारण प्राइवेट किताबें महंगे दाम पर बेची जाती हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर 23 फरवरी 2017 का एक सर्कुलर है जिसमें लिखा गया है कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों से गुजारिश करती है कि जहां तक हो सके एनसीईआरटी की किताबों का ही इस्तेमाल करें, अनिवार्य रूप से नहीं। हमने आज की चर्चा के लिए एनसीईआरटी की किताब की कीमत को एक न्यूनतम पैमाना बनाया है, फिर देखने का प्रयास किया है कि एक क्लास की एनसीईआरटी की किताब और दूसरे प्रकाशनों की किताब की कीमतों में कितना फर्क आता है। तो हमने देखा कि 9वीं क्लास की गणित की एक किताब ली, एनसीईआरटी की एक किताब आप 130 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन आर.डी. शर्मा धनपत राय पब्लिकेशन की किताब 345 रुपए, आर.एस. अग्रवाल बी अग्रवाल की किताब 392 रुपए की है, एम.एल. अग्रवाल साहब अविचल पब्लिकेशंस की जो किताब है वो 340 रुपए की है। यानी एनसीईआरटी की जगह दूसरी किताब लेने पर छात्रों को 215 से लेकर 262 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। अब 8वीं क्लास की गणित की किताब लीजिए तो एनसीईआरटी की किताब 50 रुपए में आ जाती है, कितनी सस्ती है देखिए। फिर आर.डी. शर्मा की किताब जो है वही 385 रुपए की आती है, आर.एस. अग्रवाल की किताब 250 रुपए की आती है, ऑल इन वन मैथमेटिक्स अरिहंत पब्लिकेशंस की ये 295 रुपए की आती है, सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की 285 रुपए में आती है। यानी एनसीईआरटी की किताब ना हो तो छात्रों को दूसरी किताब के लिए 200 से लेकर 335 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। तो 6ठी क्लास की अंग्रेजी की किताब अब लीजिए तो एनसीईआरटी की हनीकॉम किताब है, मात्र 50 रुपए की किताब है, लेकिन फुल मार्क्स अंग्रेजी की किताब 260 रुपए, ऑल इन वन इंग्लिश की किताब 225 रुपए में। यही नहीं, हमें पता चला कि छात्र पुरानी किताब का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए भी हर साल नई तरकीब निकाली जाती है। जैसे पुरानी किताब बेकार हो जाए इसलिए नई किताब में 1-2 नया चैप्टर जोड़ दिया जाता है। हर साल पुराने प्रकाशक बदल दिए जाते हैं ताकि छात्र नई किताब लेने पर मजबूर हो, बड़े भैया या बड़ी दीदी की किताब ना ले सकें। स्कूल के भीतर की दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर किए जाते हैं। बाहर की दुकान होती है तो वहां भी स्कूल वाले दाम तय कर देते हैं कि कहां से लेनी है। कई जगहों पर इस तरह की दुकानें रसीद भी नहीं देती हैं, रजिस्टर में नोट कर लेती हैं। काला धन आज भी बन रहा है, धनाधन। कई स्कूलों ने अपनी किताबें छापनी भी शुरू कर दी है, वे प्रकाशक भी बन गए हैं और दूसरे तरीके हैं। तो प्लीज हमें बताते रहिए। हमारा एक ईमेल भी अभी स्क्रीन पर चलने लगेगा, हम इस जन सुनवाई में शामिल करते रहेंगे। एक सज्जन ने बताया कि हमें तो सैलरी मिलती है महीने के हिसाब से, 1 महीने की, लेकिन स्कूल को 3-3 महीने की फीस देनी होती है। 3-3 महीने की फीस एक मुश्त कहां से लाएं, यह भी एक तनाव दबाव रहता है। वैसे भारत के ज्यादातर माता पिता मजे में दे रहे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं। वो बाकी अन्य मुद्दों पर सोशल मीडिया पे जागरूक हैं, लेकिन स्कूलों की फीस को लेकर अभी उतने जागरूक नहीं हुए। लेकिन जो माता पिता आवाज उठा रहे हैं उन्हें सुनकर लग रहा है कि तकलीफ तो है। कल हमने आपको बताया था कि लखनऊ में एक स्कूल है जो पत्रकारों को 40% का डिस्काउंट देता है। एक पत्रकार ने खबर लीक कर दी। देखिए, अच्छे लोग हैं हमारी पत्रकारिता में। आज हमारे एक मित्र ने बताया कि नोएडा में ऐसा बताया है, मेरे पास उसकी पुष्टि के कोई कारण नहीं है, आधार नहीं है, कि नोएडा में अथॉरिटी के कर्मचारियों के बच्चों को फीस ना के बराबर लगती है या अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इन दिनों काफी सक्रिय हैं, इसकी जांच करा सकते हैं। अगर सही है तो पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा बंद हो सबसे पहले, और कर्मचारियों को छूट भी ना मिले, क्योंकि इसी की वजह से जब माता पिता शिकायत करते हैं तो अथॉरिटी में सुनवाई नहीं होती है। आज हमारा फोकस स्कूली किताबों पर है। फिर भी एक सज्जन ने बताया कि उनके बच्चे का एडमिशन हुआ तो 4 महीने की फीस के साथ 50,000 रुपया जमा करा दिया। बाद में टीचर मिल गए तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा खाना उनको अलग से दिया जाएगा, फ्लेवर्ड मिल्क मिलेगा तो 6,000 रुपए दे दीजिए, मगर रसीद नहीं दी गई। तो काला धन इधर भी बन गया। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड लगा देने से काला धन समाप्त हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों के भीतर काला धन पैदा करने की कोई गुप्त मशीन है जो धनाधन पैदा कर रही है। यूपी के एक स्कूल में जनरेटर मेंटेनेंस फीस लिया जा रहा है, केजी क्लास के बच्चे के लिए मैगजीन फीस ली जा रही है। ट्रांसपोर्ट और यूनिफॉर्म का भी मसला काफी गंभीर है, लेकिन उस पर हम जन सुनवाई किसी और दिन करेंगे। एक एक कर समझना होगा कि हो क्या रहा है आपके स्कूलों के भीतर। हमने स्कूलों का नाम इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं, लेंगे एक समय आने पर लेंगे। अभी थोड़ा सा बात को आगे बढ़ने देते हैं। तो अनुभा सहाय जी हमारे साथ, आप सदस्य हैं महाराष्ट्र पेरेंट्स एसोसिएशन की, और जिम्मी चुग साहब हैं, आप पानीपत से आए हैं। पानीपत पेरेंट एसोसिएशन के आप संयुक्त सचिव हैं। और नितिन गोयल हैं, आप हैं अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के। अब देखिए, यही तो लग रहा है कि आने वाले भविष्य की यही राजनीतिक पार्टियां हैं, इसी के कोई मुख्यमंत्री होगा लग रहा है। अब आप मैडम, आप बताइए, आप लोग जो इतना सारा किताब लेकर आए हैं,
हमारे दिखाइए क्या क्या किताब लेके आए, स्क्रीन पे दिखाइए जरा सा। हाँ, ये इंग्लिश की बुक्स हैं। हाँ, सीबीएसई स्कूल की बुक्स हैं, जहाँ हाँ, पे एनसीईआरटी की बुक्स लागू होती हैं। हाँ, तो अलग इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 तरह की बुक्स दी हुई हैं उन्होंने। ग्रामर के लिए अलग बुक है जिसकी कीमत करीब 300 रुपीज है, 350 रुपीज। ये दूसरी बुक इंग्लिश की है जो 440 रुपीज की है। लेकिन दोनों ग्रामर की है? नहीं, एक ग्रामर की, एक लिटरेचर की है। जो तो लिटरेचर में लिखने वाले ने अपनी साहित्य लिखा है या शेक्सपियर वाला छाप दिया है? तो यही प्रॉब्लम है कि जो लिटरेचर की बुक्स हैं वो कुछ ऑक्सफोर्ड है पब्लिकेशन, उनके नाम की बुक्स चलती हैं। काफी बहुत से स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन पुराने महान साहित्यकारों की रचनाएं होंगी ना उसमें? हाँ, जो भी इसमें, हाँ, यस यस, हाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो किताब 400 450 रुपए में क्यों है फिर? कंटेंट सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें कुछ अलग कंटेंट है इसमें। जो सीबीएसई की जो किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, मान लीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपको मालूम है कि उसमें कहानी कौन सी है और इसमें क्या कोई अलग कहानी है दोनों में? नहीं, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं। आप अगर साइंस देखें, साइंस की बुक अगर आप देखें, ये साइंस की बुक है, थोड़ा उठा के दिखा दीजिए। 440 रुपीज की ये बुक है। दिस इज सोशल साइंस बुक। ये सोशल साइंस की बुक है जो बच्चों को फोर्सफुली दिया जाता है एज ए रेफरेंस बुक। अच्छा। उनको स्कूल में कभी कभी नहीं भी पढ़ाया जाता है, बट उनको ये दिया जाता है कि आप ये बुक्स जो है ये पढ़ें। और ये एक 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा का क्लास की बुक है ये, और फोर्सफुली उनको बोला जाता है कि आप ये बुक पढ़ें। जबकि एनसीईआरटी की साइंस की जो बुक्स आती हैं हार्डली 150 रुपीज में आ जाती हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो इनको 10th बोर्ड में कवर होते हैं। वो बच्चे वो भी पढ़ते हैं, स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं प्लस ये भी हैं। आप क्या चाहती हैं कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, उससे काम हो जाता है? एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं उससे उन्हीं से ही आपके 10th बोर्ड में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं। बिल्कुल, तो वही पढ़े जाएं अगर पढ़ना है तो। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। जब हमारे टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स होती थी, हम उसी से पढ़ के आज बड़े हुए हैं। रेफरेंस बुक आप नहीं पढ़ती? कभी नहीं पढ़ी हमने आज तक लाइफ में, कभी होती भी नहीं थी उस जमाने में। आज के जमाने में इतनी सारी रेफरेंस बुक्स आ गई हैं और बच्चे भी इतने बोझ से बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो भी कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटी वाली जो आप दिखा रही थी वो पतली है ना? पतली बुक है ये, देखिए पतली किताब, उठा के जरा सा दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग नहीं, बहुत दिन हो गया होता है ना किताब देखे। ये 50 रुपीज की भी बुक है। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसकी कॉस्ट भी 50 रुपीज है। हाँ, इसकी कॉस्ट भी 50 रुपीज है। कितनी मोटी है देख लीजिए। ये पब्लिक जो हमारे किप्स करके है वो 399 रुपीज की है। और एनसीईआरटी वाली जो इससे मोटी है, एनसीईआरटी की 50 रुपीज की है। 50 रुपए की इतनी मोटी किताब। और ये और पतली किताब वाली 399। अच्छा, तो इसके अंदर में कागज तो भारत में ही एक छपा है दोनों का। ये कितने पेज की है, वो कितने पेज की? जल्दी से देख के बताइए। ये मेरे हिसाब से 300 पेज की होगी और ये 250 पेज की होगी। अच्छा, 50 पन्ना इसमें कम है, लेकिन दाम इसका ज्यादा है, 350 रुपया ज्यादा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी की बुक्स कौन लिखता है? एनसीईआरटी की बुक्स जो पीएचडी हैं, एनसीईआरटी की बुक्स वो लिखते हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं। बेस्ट राइटर लिखते हैं, उसकी पूरी कमेटी बनती है। कारण क्या है, जैसे मान लो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर अगर एनसीईआरटी की बुक्स में 8th के अंदर चैप्टर आना है तो वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जिन्होंने पीएचडी की हुई है वो लिखेंगे, या जो मान्यता प्राप्त है जिनकी। और जो प्राइवेट पब्लिश है वो एक ही प्राइवेट पब्लिश जो है वो पूरी बुक छापता है, जबकि उसके अंदर वो एक चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण का है वो पीएचडी वाला करते हैं। आपने कहा कि एनसीईआरटी की किताब में आपको अगर 10 चैप्टर है तो 10 अलग अलग लोग लिखते हैं, और वो जो 50 जो पतली किताब है लेकिन दाम उससे 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा है, उसमें एक ही आदमी सब पे लिख रहा है। एक ही आदमी लिख रहा है और इसमें 10 पीएचडी स्पेशलिस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो लिख रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये सर्कुलर है सीबीएसई का, ये 2007 में इशू हुआ था। क्या है इसके अंदर ये है कि मैक्सिमम कितने वेट होना चाहिए, कितनी बुक्स होनी चाहिए। इस सर्कुलर में फर्स्ट क्लास की 3 बुक्स, सेकंड क्लास की 3 बुक्स, थर्ड क्लास की 4 बुक्स, फोर्थ क्लास की 4 बुक्स, फिफ्थ क्लास की 6 बुक्स, 6th क्लास की 10th बुक्स और 11th क्वालिटी की 10th बुक्स, ये मैक्सिमम बुक्स होनी चाहिए। 11वीं में 10 से ज्यादा किताब नहीं होनी। बिल्कुल, इसके 2007 के सर्कुलर के साथ। अब क्या होता है वैसे? हमारे यहाँ जो लगता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, निकाल लीजिए। ये 6th क्लास का है। इस 6th क्लास के अंदर जो बच्चे की बुक्स लगी हैं वो तो आपकी 14 बुक्स लगी हैं, जिसमें 7 एनसीईआरटी की बुक्स। एक सेकंड, 6th क्लास में आप कह रहे हैं 14 किताबें लगी हैं। फोन जरा बंद कीजिए। हाँ, और वहाँ सीबीएसई के हिसाब से कितना है? सीबीएसई के हिसाब से 6th क्लास में कितना है? सीबीएसई के हिसाब से
10 बुक्स हैं वो जिसमें एनसीईआरटी की छोटी वाली है। अच्छा, और लेकिन 10 की जगह यहाँ पर 4 किताबें अधिक डाल दी गई। अधिक नहीं डाली। उसके अलावा स्कूल के द्वारा ही क्या बेचा जाता है, रजिस्टर बेचे जाते हैं। ठीक है जी, स्कूल के द्वारा स्टेशनरी बेची जाती है। वही रजिस्टर बाहर में कितना मिलता है? वो रजिस्टर बाहर में मैक्सिमम 20 रुपए का मिलता है और स्कूल के द्वारा जो बेचा जाता है वो 90 रुपीज का, 90 रुपीज 2 रजिस्टर। और भारत के माता पिता इसे खुश हो रहे हैं। मुझे लगता है कि माता पिता की जागरूकता के स्तर देख के अभी उस रजिस्टर को 300 रुपए में भी बेचा जा सकता है। एक और बात, जब आप 20 रुपए का रजिस्टर 90 रुपए में खरीद रहे हैं और आवाज नहीं उठा रहे हैं। रवि आवाज उठाते हैं, बट उनके बच्चों के साथ जो हरासमेंट होता है उस वजह से वो चुप हो जाते हैं कि आप जो है यही बुक्स आपको लानी होंगी। पेरेंट्स को बोला जाता है आपने अगर ये बुक्स नहीं खरीदी हमसे, कंपलसरी है, तो फिर आप दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको हमारी दी गई हुई बुक्स ही खरीदनी होंगी। हमारे जो वेंडर्स हैं वहीं से आपको बुक खरीदनी होगी, ये नहीं कि आप दूसरे वेंडर से खरीदें। ये वेंडर से आप अगर किताब खरीदती तो रसीद वगैरह मिलती है? रसीद बहुत से स्कूल्स देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। और हमने जब ये पता किया, काला धन उधर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे कुछ अभी इसको मोदी जी देखेंगे तो उसमें आधार लगवाएंगे। अभी रुकिए, वैसे आधार से भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी। और कल ही एक कंप्लेंट आई है पुणे के एक स्कूल का, आपने कहा नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट पुणे का एक स्कूल है जहाँ पे पेरेंट्स को, जब सीबीएसई स्कूल है वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स मैंडेटरी हैं फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 17-18 से, बट वहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती बोला गया कि आप ये जो बच्चों को यही बुक्स पढ़ानी पड़ेंगी आपको प्राइवेट पब्लिशर की। पेरेंट्स वहाँ पे वो सर्कुलर लेके भी गए सीबीएसई का, जो जिसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ानी होंगी, बट स्कूल ने बोला हम ये सर्कुलर को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अब हमारे साथ आप जल्दी से बोलिए, फिर मैं नितिन गोयल के पास जाना। नितिन जी, जो हमारे गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने ऑर्डर इशू किया था जिसके अंदर था रिगार्डिंग टू बैग लोड ऑन चिल्ड्रंस, सर ये कहता है कि मैक्सिमम 4 बुक्स होनी चाहिए 4th क्लास के बच्चे की, और मैं 4th क्लास के बच्चे का बैग उठा के लेके आया हूँ। इसके अंदर रजिस्टर मिला लीजिए, आप ऐसा बैग ठीक से उठा के बिल्कुल सर, ये 4th क्लास के बच्चे का बैग है, आप ये देख लीजिए। इसके लिए क्या रजिस्टर है, इसके अंदर क्या सब चीज है, क्या हमारा बच्चा उठा के 4थी मंजिल 3री मंजिल पे जा पाएगा? आप सोचिए, लिफ्ट लगी हुई है खाली टीचर्स या प्रिंसिपल के लिए, बच्चे हम छोड़ देते हैं। हमारा स्टूडियो का सेट है, इतना बोझ नहीं उठा पाएगा वो तो धम से। इसके अंदर रजिस्टर भी हैं, वो 10 रजिस्टर की लिस्ट है। जिमी साहब, अब दर्शकों को बता दें कि आप पानीपत से ये सारा अपनी गाड़ी में लाद कर लाए हैं ताकि अंदाजा हो, क्योंकि हम लोग तो इतना आइडिया मिलता नहीं है और कम समय में करना भी होता है। पर शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत की, वहां से लाए, गाड़ी में लाद के लाए, खुद ही आए। और नितिन, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इंडिया में लागू हुआ है 2010 से। राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्लियरली बोला गया है कि बच्चों का जो बैग का वेट है वो उनके वेट से 1/10 होना चाहिए। तो अगर 1st स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है, या 4th स्टैंडर्ड ही आप समझ लीजिए, 4th स्टैंडर्ड में 20 किलो समझो बच्चों का वेट है, 20 kg अगर वेट है तो बच्चा 1.5 से 2 किलो से ज्यादा का वेट उसके बैग का नहीं होना चाहिए। आप बैग वेट चेक करेंगे तो 9 to 10 kg आता है। ठीक, नितिन गोयल साहब, अब हम आपके पास जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो हम अब आप पे ही छोड़ते हैं कि आप हमें किस तरह से शिक्षित दीक्षित करना चाहते हैं कि किताबों को लेकर क्या चल रहा है आपके शहर में। रवीश, आपने बैकग्राउंड में बताया कि किस तरह से स्कूल क्या क्या करते हैं कि बुक्स दोबारा काम ना आ सके। उसमें से एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है, टेक्स्ट बुक को वर्क बुक बना दिया जाता है कि अलग से नोटबुक खरीदने के बजाय उसी के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के सिस्टम कर दिया। जो बच्चे ने एक बार भर दी तो अगले साल वो काम आने की गुंजाइश खत्म हो गई। छोटे भाई बहनों किताब को आप अपने सामने ले आए, अपने सीने के पास ले आए। नितिन साहब, उस किताब को एक बार फिर से स्क्रीन पे ले आइए, अपने पास ले, चेहरे के पास दिखाएं। हाँ, अब सही जगह है। अब बताइए क्या है वर्कबुक और टेक्स्ट बुक क्या होता है? हाँ, खोल गए, ये देखिए। ठीक, टेक्स्ट बुक रहती है जिन किताबों से हम पढ़े थे। हाँ। किताब में पढ़ते थे और लिखने का काम नोटबुक में किया जाता था। ठीक है। और अभी एक नया चलन शुरू हुआ है कि आपने वर्कबुक बना दी, किताब के भीतर ही बच्चे को होमवर्क कराइए या जो भी लिखना है उसको उसी में लिखेगा। उसके बाद वो किताब बेकार हो जाएगी, अगले साल काम आने की संभावना खत्म हो गई उसकी। एक ये चालाकी की जा रही है। एक और नई चालाकी जो आजकल स्कूल्स कर रहे हैं, इस तरह की शीट्स दे रहे हैं। क्या है मजे की बात है, पिछले साल एक स्कूल में 250 रुपए लिए गए टेक्नोलॉजी की बुक के नाम पर साल के शुरुआत में। सारा साल किताब नहीं मिली, बच्चों को
चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के इस तरह के प्रिंट आउट निकाल के दिए गए, जिसके उन्होंने 250 रुपए लिए। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसका एक पर्टिकुलर पेज आप हम पकड़ लें, ये चैप्टर 10 बाइसिकल, इसको लेके हमने कुछ शिकायत की विभाग में और एक कोर्ट में भी केस लगा दिया कि ये स्कूल की प्रैक्टिस गलत है। रवीश आप देख पा रहे हैं? देख रहा हूं। हाँ नितिन साहब, हाँ आप जो बोल रहे हैं नोट भी कर रहा हूं। हेलो हाँ। जी, तो ये आप देख पा रहे हैं, इस पे एक बाइसिकल की फोटो लगी हुई है, मैं जानबूझ के अच्छे से दिखाना चाह रहा हूं। हमने शिकायत की तो इस साल स्कूल ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। यही तमाम पेज एक किताब की शक्ल में छपवा दिए प्राइवेट किसी और से। इसमें मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल कुछ भी एक फुल स्टॉप का भी कोई चेंज नहीं किया, वही फोटो वही सब कुछ इस्तेमाल किया गया। और इस बार उसकी कीमत कर दी 140 रुपए। पिछली बार 250 रुपए इसके लिए थे, इस बार 140 रुपए में वही किताब दी गई। हमने जानने की कोशिश की कि ये पब्लिशर कौन है। पब्लिशर का एड्रेस आप अगर दिखा सके, इनकम्प्लीट वे का फर्जी एड्रेस दिया गया जो आप कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। कोई फोन नंबर नहीं है, कंप्लीट एड्रेस नहीं है। स्कूल ने खुद ये किताब छपवा ली और इस तरीके से ये शोषण किया जा रहा है पेरेंट्स का। एक बात बताइए नितिन साहब, फिर एक नया काम शुरू हुआ, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की किताबों को लगानी पड़ जाती है सीबीएस। नहीं आप बोलते रहिए, आप जो बोल रहे थे प्लीज आप बोलिए। हाँ। सीबीएसई की वजह से कुछ एनसीईआरटी किताबें कुछ एनसीईआरटी किताबें भी लगा लेते हैं खाना पूर्ति करने के लिए। उसमें बहुत मार्जिन नहीं है तो किताब की बाइंडिंग जबरदस्ती की जाती है। बाइंडिंग के नाम पे किताब का जो प्राइस है लगभग डबल कर दी जाती है। ये किताब परसों खरीदी गई है चंडीगढ़ की किसी दुकान से और ये उसकी बाइंडिंग की हालत है। मैं अगर आप कैमरे में ठीक से देख रहा हूं सकें। हाँ। ऐतराज किया खरीदने वाले पेरेंट ने, तो दुकानदार ने कहा आपको लेनी है तो लीजिए वरना छोड़ दीजिए। ये भी हम बहुत मुश्किल से लाए हैं, दिल्ली से रिश्वत देकर एनसीईआरटी किताबें लानी पड़ती है हमें, ऐसा दुकानदार ने जवाब दिया। फिर एक और सिस्टम शुरू हो गया है, स्कूल इस तरीके की नोटबुक छाप रहे हैं। आप देखेंगे इसमें जो हम पहाड़े पढ़ते थे मैथ्स के टेबल हैं वो इसी में छाप दिए गए नोटबुक में। और ये जो नोटबुक में ही छाप दिए गए और वो भी आधी ये पिछले साल की है। कुछ पन्ने भरे गए और ज्यादातर पन्ने खाली रह गए, ये ब्लैंक छोड़ दिए गए। और ये इतनी मोटी नोटबुक की कीमत अधिक से अधिक 30 से 40 रुपए होती है। स्कूल ने इसको 200 रुपए में बेचा अपना लोगो छापकर। कोई भी तरकीब छोड़ नहीं रहे जहां पे वो 4 पैसा कमा सके। जो मैंने एक और आपको अभी मिसाल दी थी, अब ये भाषा ज्ञान है। ये देखिए, ये भी वही है। पिछले साल तक ये किताब स्कूल खुद छाप रहा था भाषा ज्ञान के नाम से। स्कूल, अब मुझे नहीं पता स्कूल का, आपने नाम लेने से एतराज किया इसलिए पिछला पन्ना नहीं दिखाऊंगा। स्कूल ये किताब खुद छाप रहा था भाषा ज्ञान। हमने एतराज किया, इसकी भी शिकायत की, तो वही किताब भाषा ज्ञान वही प्राइवेट पब्लिशर नाम पे छाप दी गई। अंदर बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। और वही प्राइवेट पब्लिशर का एक फर्जी नाम क्रिएट किया गया जिसका कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया गया। गूगल पे हमने सर्च किया इसका पब्लिशर का नाम, वो सहारनपुर की कंपनी निकली। उसको फोन किया हमने ये पूछने के लिए कि आपकी किताबें चंडीगढ़ में किन किन दुकानों पे उपलब्ध हैं। तो किताब का नाम सुनकर उन्होंने कहा ये कभी हमने छापी नहीं, ये कौन है पब्लिशर हम नहीं जानते, हमें भी डिटेल दो, हम उस पर केस करेंगे। तो एक आम पेरेंट कितने केसों में उलझेगा, क्या क्या करें। कोई तरीका छोड़ते ही नहीं है जेब काटने का। नितिन साहब आपकी बात से ये जो किताबों का फर्जीवाड़ा बताया है, अब देखिए अगर हम सिर्फ किताब पे अगर सीमित नहीं रखते तो इतनी बातें हम नहीं जान पाते जी। इसीलिए हमने कहा कि एक एक टॉपिक लेके जरा सा इसमें खंगाल कर देखते हैं। हमें नहीं पता था कि बताइए सहारनपुर का कंपनी का नाम दे रहे हैं, स्कूल जो 250 रुपए की जो प्रिंट आउट लेकर वो किताब देने के नाम पर 250 रुपए ले रहा है, 140 रुपए का एक तरह से आधा अधूरा पता देकर छाप रहा है। तो कितना काला धन इसमें पैदा हो रहा है। तो लगता है कि सारा स्कूल में ही खप गया है। इसलिए जरूरी है आप दर्शकों को यह जानना और पूछना कि एक इसके नेताओं का किसमें इसमें शेयर है। स्कूलों के बनाने में, हर स्कूल में स्थानीय स्तर पे वहां से पैसा आ रहा है और ये नेता लोग आके आपको बोलते हैं आपकी गरीबी दूर करेंगे, स्कूल में आपको बुलाकर आपको गरीब करने के प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। अब आप लोग थोड़ा और कानूनी चीज और जानकारी दीजिए थोड़ा। हाँ एक सेकंड आप बोले फिर। महाराष्ट्र से आई हूँ मैं। महाराष्ट्र में जो एक्ट है फी रेगुलेशन एक्ट जो 2000 वहाँ पे कब बना था? 2011 में हुआ था बट इम्प्लीमेंट 2014 से हुआ है। ठीक 2014। हाँ। तो उस एक्ट में बोला गया है कि स्कूल में जो पीटीए
पेरेंट टीचर एसोसिएशन की एक बॉडी होगी, हाँ, एग्जीक्यूटिव कमिटी होगी, हाँ, उनको पावर दी गई है कि वो बुक्स का भी जो है अप्रूवल वही देंगे। बुक्स की कितनी फीस होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, वो फी रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। बट फिर भी स्कूल उनसे अप्रूवल ना लेते हुए अपने मन मर्जी की बुक्स जो है पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं। आपको हमने जो बुक्स दी हैं वही लेनी होगी। प्रिंसिपल से जब बात की जाती है वो बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा। ये मैं उन स्कूल्स की बात कर रही हूँ जो स्टेट बोर्ड और वहाँ के जो आईसीएसई बोर्ड और अदर इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल्स हैं, इन सब के ऊपर लागू होता है फी रेगुलेशन एक्ट, इवन सीबीएसई बोर्ड पे। जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड में तो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, उनके पास ऑप्शन है, बट जो आईसीएसई बोर्ड है, बाकी जो स्कूल्स हैं, उनकी तो हालत और खराब है। आप कुछ कहना मैं अभी चाह रहे नितिन जी की थे? बात वो एक बार ईमेल अपने स्क्रीन पर दिखा देते हैं जो बनाया ताकि लोग कहानियां लिखें। हाँ, मैं हमारे नितिन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं आप सबका एक और बात पे ध्यान देना चाहता हूं कि आप किसी भी सिटी के अंदर हो, यानी कि पानीपत के अंदर, ऐसा क्यों है कि किसी भी स्कूल की किताब या बुक या नोट उसी एक पर्टिकुलर दुकान पे मिलती है? आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। पूरे पानीपत के अंदर क्या और स्टेशनरी की दुकानें नहीं? मार्केट इकोनॉमी कही जाती है, उसी फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप गुलाम की तरह हैं ना। वो चंपारण सत्याग्रह बन रहा है, इसी तरह का टैक्स लगता था वहां पे। और उस दुकान पे क्या हालात होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भी बताइए। हम जाते हैं बुक लेने के लिए, चलिए चलिए अभी नहीं है, कल आना। कल जाते हैं काम छोड़ के, सर आपको कहा है ना परसों आना, बुक नहीं है, टाइम नहीं है। उधर टीचर्स प्रेशर बनाती है, बुक्स नहीं लेके आए। सर जब एक ही दुकान पे बुक्स मिलेंगी तो 4000 बच्चा की बुक्स उसी दुकान पे सारे पेरेंट्स 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर लेने जाएंगे तो क्या हालात होगी? दूसरी बात, मारपीट जैसा, हंगामा जैसा हो जाता है। हंगामा सर। और दूसरी बात, मैं पानीपत की बात करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, ठीक है जी। स्कूल के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर एक जर्नल सी दुकान ले ली जाती है और बुक्स बेच दी जाती है उसी पब्लिक के लिए। क्यों बेची जाती है भाई? क्या उस दुकान का लाइसेंस है? क्या वहां पे बुक्स बेचने की परमिशन है? कोई नहीं उठाता बात सर। दूसरी बात, कोई क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं उठाता? सारे लोगों के नेताओं से इतने संपर्क होते हैं, क्यों नहीं उठाता है? 50% को कौन नहीं जानता होगा शहर में, सारे लोग हर पार्टी के नेताओं को जानते हैं। 50% से लेके 90% स्कूल जो हैं वो अपना सारा ब्लैक मनी जो रिश्वत में देते हैं, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, सारा ब्लैक मनी जो रिश्वत में देते हैं, वो सारा ब्लैक मनी हमारा पैसा जो बुक्स के रूप में हम उनको देते हैं, जिसकी पक्की रसीद नहीं मिलती। काला धन किताबों से पैदा, काला धन किताबों से कमीशन खोरी ऊपर जाती है। आपके स्कूल की इतने लाख फीस है, इतने % आपको वाइट ब्लैक मनी देनी है। वो कैसे देनी है? ब्लैक मनी देनी है। आप लोग को ये पता होता है कि फलाना स्कूल की? सर वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, हर चीज है, हम फेसबुक पे डालते हैं, हम व्हाट्सएप पे डालते हैं। हमारे डीओ साहब, हमारी हरियाणा सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री सब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करते। एक बात मैं जानना चाहता हूं, अगर आप बता सकें तो जल्दी से। अगर आप शिकायत करते हैं, मान लीजिए, तो अपने जिले से लेकर मतलब राजधानी तक कितने प्रकार के विभागों में आप जाते हैं? हम हर बार 10 नाम बताइए ना। नाम नहीं जानते पत्रकारों को? नाम बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम डिप्टी डीओ ऑफिस में शिकायत करते हैं। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। DEO, फीस के मैटर के बाद हम इसके ऊपर आता है हमारा फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी, हम वहां शिकायत करते हैं। उसके ऊपर आते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास, क्योंकि ये चैनल है, आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरी बात मैं आप सबको यहां से माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई भी अभिभावक डरे मत। उन्होंने अगर स्कूल के ऊपर केस करना है, स्कूल के ऊपर केस हो सकता है, वो क्राइम केस हो सकता है लोकल कोर्ट में। आप बात समझिए, हमें डराया जाता है। अच्छा, ये केस वाला भी एंगल है। अच्छा, सुन लीजिए, अगली जन सुनवाई में केस वाले पे भी केस हो सकता है। माता पिता को निकाला गया, केस हो सकता है। ये स्कूल वाले हमें डराते हैं जी, हम तो छूटे हुए हैं, हमारे पे कोई केस नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नितिन साहब अपने पॉइंट के साथ तैयार रहिएगा। ब्रेक के बाद नितिन के पास ही आएंगे। तो प्राइम टाइम में चल रही है स्कूलों पर जन सुनवाई। नितिन साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी कई तरह की बातें निकल कर आई। एक देखिए, लोग अब ऐसा नहीं है, भारत में काफी ईमानदार लोग हैं। एक पब्लिशर ने पंजाब से ही फोन करके हमें बताया कि वो 65% 60% तक छूट देते हैं स्कूलों को और किलो का किलो किताबें उनको बेचते हैं। तो अगर यही अभिभावकों की मांग है कि अगर वो बाहर से खरीदेंगे तो 300 की किताब पे थोड़ा मोल भाव करके 250 में भी ले सकते हैं, हो सकता है 200 में भी ले सकते हैं, पर वो उनके मोल भाव का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। एक ही दुकान पर तय दाम पर खरीदना है, तो ये एक तरह से
एक उदारवाद के भीतर एक तरह से गुलामी चल रही है। इसी तरह से होता था चंपारण में कि आप अगर पानी पिएंगे उस पर भी आपको एक टैक्स देना पड़ता था। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप जब ये शिकायतें करने जाते हैं, बहुत पहले से भी कर रहे होंगे, आपके पहले से भी लोग कर रहे होंगे, तो उन लोगों के साथ क्या होता है, उन शिकायतों का क्या होता है नितिन साहब? ऐसा है, हमने लगभग 1 साल पहले इस पे काम शुरू किया। तो पहली डिमांड तो हम ये ले गए थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास कि आप सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की किताबें लगा दीजिए। इस पर चर्चा हुई, जवाब आया कि प्राइवेट स्कूलों को ऐतराज है, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी किताबों में क्वालिटी की दिक्कत है, गलतियां रहती हैं, इसलिए प्राइवेट किताब लगाई जाए। हमने सुझाव दिया कि चंडीगढ़ में 82 प्राइवेट स्कूल हैं, हम एनसीईआरटी की जिद छोड़ देंगे, आप प्राइवेट की ही लगाइए, लेकिन सभी स्कूल्स में यूनिफॉर्म किताबें लगाइए, एक समान सेट लगा दीजिए सभी स्कूल्स में। करिकुलम एक है, सिलेबस सीबीएसई का एक है, तो किताबों का एक ही सेट लगाया जाए हर जगह पर, उसमें क्या ऐतराज है? उस पर विभाग, नेता लोग या हमारे अफसरशाही वही तो कमजोर नजर आए, नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं, स्कूलों की ऑटोनॉमी है, नहीं कर सकते। उसका नतीजा यह है कि चंडीगढ़ में 82 प्राइवेट स्कूल है, तो 82 के 82 अलग तरह की किताबें लगाते हैं, आपस में भी वो उनकी सहमति नहीं बन पाती। इसमें और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है, चंडीगढ़ में एक स्कूल ऐसा है जिसकी 2 ब्रांच हैं, एक ही शहर में 2 ब्रांच, स्कूल का नाम भी एक है, मैनेजमेंट भी एक है, 2 ब्रांच में भी किताबें अलग अलग लगाई गई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मोनोपोली बनी रहे। हर स्कूल की किताब एक्सक्लूसिव रहेगी तो एक ही दुकान पे मिलेगी, चाहे वो स्कूल के भीतर हो या स्कूल की बताई हुई कोई अलग स्पेशल दुकान हो। मोनोपोली रहेगी तो मोल भाव की तो बात छोड़िए, आप लाइन में लगकर किताब लेंगे, दुकानदार के नखरे से लेनी पड़ेगी आपको। मैं इसमें 2 सवाल मेरे उठते हैं सरकार से, एनसीईआरटी से भी और सीबीएसई से भी। पहले एनसीईआरटी, अगर वाकई में एनसीईआरटी किताबों में कमियां हैं, गलतियां हैं, तो वो क्यों नहीं सुधार सकते? अपने आप में एनसीईआरटी एक सफेद हाथी है सरकार का, वो भी हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। बहुत अच्छे हम समझते हैं, वहां पर प्रोफेसर हैं, रिसर्च की जाती है हर किताब को डिजाइन करने में, वो क्यों नहीं उनको अपडेट कर पाते अगर प्राइवेट स्कूल के लोग सही कह रहे हैं? हालांकि हमें उन पर तसल्ली नहीं है। फिर सीबीएसई से मेरा बहुत नाराजगी है मुझे, ठीक, वो एक भी सर्कुलर में क्यों नहीं एनसीईआरटी को कंपलसरी कर पाते? दबी जुबान में गुजारिश करते हैं प्राइवेट स्कूलों से, जहां तक संभव हो एनसीईआरटी किताबें लगाइए और प्राइवेट पब्लिशर की किताबों की संख्या कम से कम हो, इस तरह की भाषा लिखी जाती है। इसकी क्या वैल्यू है? लीगल तो कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। स्कूल वाले एनसीईआरटी की किताबें अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी हैं, वो काफी अच्छी है अभी तक एनसीईआरटी। नहीं, पीएचडी वाले उस पे मत जोर दीजिए, पीएचडी पे वो तो सरकार नहीं जोर दे रही है, पीएचडी वैसे भी कम कर दिया है, लेकिन किताबें उसकी अच्छी हैं। पर उनकी एक बात सही है कि एक स्कूल का 2 ब्रांच, दोनों में अलग अलग किताबें, ये किस किताबें अच्छी हैं जी। ठीक, आप वो फीस की बात कर रहे थे, वो क्या था? वो इस माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए, थोड़ा सा बाहर जाने की इजाजत दूंगा आपसे, थोड़ा सा, किताबों के अलावा सैनिटाइजर तक, सैनिटाइजर, बाथरूम का सामान बच्चों का स्कूल से दिया जा रहा है और जबरदस्ती कंपलसरी करके वो भी उनसे लिया जाए, यहां तक चीजें हो रही हैं। घोर कलयुग, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं एक और इस माध्यम से हरियाणा की जनता को आज जागरूक करना चाहूंगा। कीजिए जागरूक हरियाणा की जनता को। देखिए, नहीं, इसके साथ साथ आपने उनसे पूछा था कि स्कूल वाले क्या करते हैं, आपने नितिन जी से पूछा था कि स्कूल वाले क्या करते हैं। अगर हमारे अभिभावक आवाज उठाते हैं फीस को लेके, सबसे पहले प्यार से उनको बुलाया जाता है, आप कितने लोग हो? 20 लोग हो, आ जाओ अंदर, 50% फीस माफ जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा। ये भी अच्छा है, ऐसे करके और बढ़ा लेना चाहिए। हाँ, ग्रुप। लेकिन जिसकी नीयत खराब है वही लेगा ना, जिसकी नीयत सच्ची है वो लड़ेगा। मैं लड़ा, आप लड़ गए, मैं लड़ा, मेरे ऊपर एफआईआर की इन्होंने। ये इनका टारगेट ये होता है किसी लेडी को आगे करना, और जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है कि बिना बेल के ही आ गए। नहीं, देखिए क्या है, इनलीगल एफआईआर कराना उनका वो है। फीस वाली बात। दूसरी बात, मैं एक और यहां से जागरूक करना चाहूंगा हरियाणा की जनता को। देखिए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर बनाए हुए हैं कि एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, एग्जामिनेशन फीस, स्मार्ट क्लास चार्ज, ये इनलीगल हैं। दोबारा सुन लीजिए, रूल है, इलीगल है। इसके ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? ये हमारे पानीपत डीओ का ऑर्डर है। ये पानीपत बीईओ का ऑर्डर है, 30 साल का है, इसी साल का 17/1 का ऑर्डर है सर। अच्छा, इसके बाद भी ये ले रहे हैं? ठीक है जी। ये सरकार अपने कागज में लिखती है कि इलीगल है, तो इससे अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो बच गया। अब इसको लागू नहीं करवाएगा। अफसर के पास गए, सर आपने ऑर्डर दिया है, उसके बाद स्कूल फिर ले रहा है, और अफसर सर कहते हैं सर आप समझदार हो, उसकी कहां तक चलती है, मैं तो एक मुआइंदा हूं। अच्छा। आप ऑर्डर है, ओके है,
मेरी पावर है नहीं है आप जानो। एक और बात बताना चाहूंगा, एक और बात बताना चाहूंगा, जब एनुअल चार्ज, एग्जामिनेशन फीस, कंप्यूटर फीस इनलीगल है, ये एडमिशन फीस ले सकते हैं पहली, छठी, 9वीं, 11वीं। ठीक है जी। अब हम फीस वाला बताइए, 1 मिनट है, ब्रेक लेंगे फिर मैं इनसे बात करूं। हाँ, फीस वाला का मैं बताना चाहूंगा। क्या था, चेकबुक दिखा रहे थे। इस साल हमने क्या किया है, पानीपत की जनता ने, लगभग 7,000 अभिभावकों ने अब तक स्कूल ने मांगे हैं, मान लो एक छोटा सा स्कूल है, 7,000 8,000 रुपीज। अच्छा, 7,000 मांगा। ठीक है जी। इसके अंदर इसने लिखा है एनुअल फीस, अदर चार्ज, एग्जामिनेशन फीस, डेयरी प्लस सिलेबस और ट्यूशन फीस। ठीक, लीगली ये हमसे ले सकते हैं ओनली ट्यूशन फीस। हमने इसके 1,300 रुपए के चेक, जिसमें 1,000 रुपीज और 300 रुपए का चेक बैंक में, 7,000 की जगह आपने 1,300 के लीगली 7,000 चेक हरियाणा की जनता ने, 7,000 लोगों ने, 7,000 चल रहा है वहां पे, 7,000 खतरनाक। पानीपत के अंदर 7,000 अभिभावकों ने, हरियाणा के अभिभावकों को बधाई कि इतनी हिम्मत उन्होंने की, 7,000 लोगों ने सिर्फ 1,300 रुपए का 1,300 का चेक हमने बैंक में डाला है। 3,500 चेक पास हो चुके हैं। 3,500 चेक के लिए स्कूल की तरफ से लेटर आ जाता है कि हमारा बैंक अकाउंट बंद कर दीजिए। अकाउंट बंद हो जाता है, बैंक की स्टैंप लगी हुई रसीद, ये तो आप लोग कमाल कर रहे हैं, बाय हैंड वापिस आ रही है। इसका मतलब हमारी जन सुनवाई एक दिन सफल होने वाली है। आप देखिए, मतलब आपकी मेहनत है। अगर मैं एक ब्रेक लेंगे, आप जल्दी, आप एक पॉइंट। 60,000 अगर हम इस पोजीशन पे चलते रहे, मैं समझता हूं 100 करोड़ रुपए हम इस साल रोक लेंगे पानीपत का, 100 करोड़ रुपए। और हरियाणा के आने वाले टाइम में संयुक्त सचिव हैं पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ पानीपत के। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। अनुभा सहाय जी जो महाराष्ट्र की हैं, वो एक कुछ कहानी बनाना चाहती है। अब हमारा समय थोड़ा कम होता चल रहा है, लेकिन हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं। हम ब्रेक से लौट आए हैं। अनुभा जी, आप बताइए कि आप महाराष्ट्र का कुछ किस्सा बता रहे थे। आप समय कम है, लेकिन आप बताइए प्लीज। हाँ, महाराष्ट्र का मैं ये बता रही थी कि वहाँ पे एक एडमिशन फीस के लिए रूल है, जो कहता है कि आपकी जो एडमिशन फीस है 1 मंथ की ट्यूशन फीस से ज्यादा नहीं हो सकती है। 1 मंथ की ट्यूशन फीस जनरली स्कूल्स में 2,000, 3,000, मैक्सिमम 5,000 तक होती है। बट यहाँ के जो स्कूल्स हैं, जितने प्राइवेट स्कूल्स, वो 10,000, 20, 50, 60 कोई लिमिट नहीं है। तो ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होते, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है ये रूल्स इंप्लीमेंट। और फी रेगुलेशन एक्ट जो महाराष्ट्र में बना है, उसमें क्लियरली लिखा गया कि पेरेंट की परमिशन और अप्रूवल के बाद ही जो है स्कूल फीस बढ़ा सकता है। उस एक्ट में क्लियरली लिखा है कि अप्रूवल किस तरीके से दिया जाएगा, इनकी बैलेंस शीट चेक की जाएगी, इनकी टीचर्स की सैलरी चेक की जाएगी। बिकॉज बहुत से प्राइवेट स्कूल 5,000 से 10,000 सैलरी देते हैं, बट जो नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए गवर्नमेंट। हाँ, वो तो टीचर वाला भी एंगल बहुत सारा मुझे मैसेज आ रहा है, लेकिन वो अलग करूंगा जन सुनवाई में। तो वो फी का जो होना चाहिए, जो ट्यूशन फीस होती है क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फीस कितनी होनी चाहिए, बुक्स की फीस कितनी होनी चाहिए, ये सारा इसके लिए एक्ट बना है कि पेरेंट्स के अप्रूवल के बाद ही आप ये फीस बढ़ा सकते हैं, ये उनकी बॉडी होती है। नितिन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाइए जी, कहिए। जी, एक तो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था कि 2 सक्सेस स्टोरी हमारे यहाँ हुई हैं। पेरेंट स्कूल के लेवल पे पेरेंट एसोसिएशन बनाई गई और उन्होंने किताबें अपने आप अरेंज कर ली प्राइवेट पब्लिशर से। 25 से 30% डिस्काउंट पर किताबें बांटी पेरेंट्स को। तो ये आंखें खोलने वाली फिगर है। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये काली कमाई हो रही थी, कालाधन स्कूल बना रहे थे। पुणे में फीस के ऊपर आपने शुरू में एक जिक्र किया था कि 3 महीने की फीस देना मुश्किल लगता है। उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, स्कूल के जितने भी खर्चे हैं वो खर्च होने के बाद दिया जाता है। महीना बीतने पर तनख्वाह या बिजली का बिल सब कुछ पेरेंट्स से 3 महीना पहले फीस एडवांस ली जाती है। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि उसके ऊपर लेट फीस लगाई जाती है। जनरली क्वार्टर की 3 महीने की फीस 10 तारीख तक आपको जमा करनी है। 11 तारीख हो गई तो 100 रुपया लेट फीस या 200 रुपया लेट फीस पर डे के हिसाब से भी लगाया जाता है किसी स्कूल में। हमें तो ब्याज मिलना चाहिए और आप एडवांस फीस के ऊपर लेट फीस लगा रहे हो। एक ये मैं चाह रहा था कि आप पुणे का क्या उदाहरण दे रही थी अनुभा जी? नितिन जी ने जैसे अभी पुणे बताया, पुणे में भी एक स्कूल है जहाँ पे बच्चों ने, पेरेंट्स ने वहाँ का जो प्राइवेट पब्लिशर है, वहाँ जाके जब स्कूल की बुक्स का रेट पता किया, उनको 25% का डिस्काउंट मिला है। सेम बुक जो स्कूल में समझिए आप 100 रुपीज की है, कितना पैसा लोगों का बच सकता है। हाँ, राइट, वो उनको 75 रुपीज। हम अगली जन सुनवाई हम बता दें कि यूनिफॉर्म को लेकर करेंगे, तो schoolfee@ndtv.com पे यूनिफॉर्म को लेकर बताइए, मार्केट में क्या दाम है, यहाँ क्या दाम है, कितने प्रकार के 5 दिन में यूनिफॉर्म पहनने पड़ते हैं, क्या क्या पहनने पड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक रहिएगा। schoolfee@ndtv.com पे लिखिएगा।
बाकी मसले को अभी छोड़ दीजिए, इसी पे लिखिए, हम अनाउंस करते रहेंगे। आप बताइए। मैं एक लास्ट यहाँ मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, देखिए पानीपत पेरेंट एसोसिएशन ये नहीं है कि पानीपत तक सीमित है। पानीपत पेरेंट एसोसिएशन इस मीडिया के माध्यम से पूरी सरकार, हरियाणा सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री, जितने डायरेक्टर हैं, उनको ओपन कहेगी कि खाली पानीपत पेरेंट एसोसिएशन नहीं आएगी, आपने जो ये रूल बनाए हैं, जो नियम, जो ये आपके ऑर्डर हैं, या तो इन ऑर्डरों को लागू कराएं, नहीं तो इनको कैंसिल कराएं। ये ऑर्डर उन्हीं के द्वारा बनाए गए। जिमी साहब, अनुभा जी और नितिन साहब, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, आपकी सक्रियता देख के अच्छा लगा। थोड़ा भरोसा होता है कि राजनीतिक दलों के अलावा आप लोग भी लड़ रहे हैं इन मुद्दों पर। दुख भी होता है कि पेरेंट्स, अभिभावक की हालत जो है गुलाम जैसी कर दी गई है। जरूर अच्छे प्राइवेट स्कूलों में उससे इनकार नहीं करता, बहुत सारे स्कूलों को मैं जानता हूं कि जहां पुरानी किताबें दीजिए आप, बच्चे वही लेकर पढ़ते हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो खुदरा खुदरी फैल गए हैं ये सारे, और ये जो चल रहा है जिसमें नेताओं के ज्यादातर स्कूल हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग दौड़ते रह जाते हैं, कुछ होता नहीं। और कई सारे अधिकारी जो होते हैं उनके काला धन भी उधर ही इन्वेस्टेड होते हैं, तो गया कहीं नहीं है काला धन, इधर से उधर घूम रहा है। तो स्कूल पर जन सुनवाई जारी रहेगी, और schoolfree@ndtv.com पर यूनिफॉर्म को लेकर किस तरह की लूट है, समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं लिखिए और हमें भेजिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।